हेलो स्टूडेंट्स एंड जय हिंद। वेलकम यू ऑल टू मैग्नेट ब्रेन्स, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पे क्लास 1 से लेके क्लास 12 तक एंड बियॉन्ड आपको सारा क्वालिटी एजुकेशनल कंटेंट एक्सक्लूसिवली फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराया जाता है। मतलब ये कि यहाँ कभी ऐसा नहीं होता कि आपको किसी सब्जेक्ट के 1 या 2 चैप्टर एक्सेस करने के लिए मिले और उसके बाद आपसे ये बोला जाए कि भाई बचा हुआ कंटेंट अगर आपने देखना है तो उसके लिए या तो आपको किसी तरीके की कोई फ़ीस देना पड़ेगी या कोई पेड सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। ऐसा मैग्नेट ब्रेन्स पर नहीं होता। मैग्नेट ब्रेन्स प्रतिबद्ध है आप लोगों तक सारा क्वालिटी एजुकेशनल कंटेंट एक्सक्लूसिवली फ्री ऑफ कॉस्ट लेकर आने के लिए, जिसकी मदद से आप लोग ना सिर्फ अपने एग्जामिनेशंस में अच्छा परफॉर्म कर सकें, आपके सब्जेक्ट्स की अंडरस्टैंडिंग अच्छी डेवलप हो, कंसेप्ट की क्लैरिटी अच्छी डेवलप हो और आप अच्छे से अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकें, बट साथ ही साथ आप लोग अपने करियर्स में भी अच्छा परफॉर्म कर सकें, अच्छे अच्छे पदों पर पहुँचें और देश की तरक्की और उन्नति में आप लोग अपना एक योगदान दे सकें, आप लोग अपना एक कॉन्ट्रीब्यूशन दे सकें। यही मैग्नेट ब्रेन्स का ध्येय है और इसी को ध्यान में रखकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। एंड इसी नोट पे हम अपने आज के सेशन की शुरुआत जो है वो करेंगे। तो आज का जो हमारा सेशन रहने वाला है इसमें हम लोग क्लास 11th हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन की जो हमारी एनसीईआरटी की किताब है, इसका चैप्टर नंबर 4 इंडिविजुअल गेम्स, इसका जो लास्ट गेम है रेसलिंग, इसके ऊपर एमसीक्यूज़ वगैरह को सॉल्व करेंगे। अब रेसलिंग के बारे में हम लोगों ने डिटेल में बातचीत कर ली थी, हिस्ट्री इसकी क्या है, इसके क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, कितने इसकी वैरायटीज़ हैं और इसकी क्या गवर्निंग बॉडीज़ हैं, इन सारी चीज़ों पर हम लोग डिटेल में बातचीत कर चुके हैं। डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन वीडियोज़ और वन शॉट रिविजन वीडियोज़ इसके अपलोड कर दिए गए हैं। जिन लोगों ने नहीं देखे तो वो उनको जाकर देख सकते हैं। आज का जो अपना ये सेशन रहेगा इसमें हम लोग 2-3 चीज़ें करेंगे। सबसे पहले तो रेसलिंग का ये जो टॉपिक है इसके रिस्पेक्ट में हमारी कितनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है, कितना हमारा नॉलेज बेस बना है, कितना हम लोग रिकॉल कर पा रहे हैं, हम लोग इन सारी चीज़ों को टेस्ट करेंगे। क्या कमियां हैं, कहाँ पे अभी इम्प्रूवमेंट या काम करने की दरकार है, गुंजाइश है, हम लोग उसके बारे में बातचीत करेंगे। एंड लास्टली कहाँ इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है उस चीज़ का असेसमेंट कर उसको समझेंगे। तो वो बच्चे जिन्होंने सारे वीडियोस वगैरह देखे थे, इसके एक्सप्लेनेशन के, इसको अच्छे से पढ़ा था, उनके लिए एक तरीके से अपने असेसमेंट का और अपने एक रिविज़न का एक अच्छा मौका ये सेशन देगा। वो बच्चे जिन्होंने अभी तक किसी वजह से पूरे वीडियोस देखे नहीं हैं या फिर बिल्कुल ही इस चैप्टर को भी छुआ नहीं है, उनको भी इस सेशन से कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। कहीं ना कहीं आपको एक अंडरस्टैंडिंग लगेगी कि इस टॉपिक में और इस चैप्टर में आखिर है क्या। बट फिर भी मेरी आप लोगों को सलाह रहेगी कि एक बार आप लोग डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखें एंड उसका कहीं ना कहीं फिर आपको ज़्यादा बेनिफिट जो है इस सेशन का आपको फिर उसके बाद में ज़्यादा फ्रूटफुल बेनिफिट मिलेगा। सो डजंट मैटर वॉट एवर योर लेवल ऑफ प्रिपरेशन विथ रिस्पेक्ट टू दिस चैप्टर और विथ रिस्पेक्ट टू दिस टॉपिक इज, बट you are going to gain something out of this session. That is something that I can guarantee you. And now without any further ado, here we begin. चलें शुरू करते हैं ऐसा। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। रेसलिंग वॉज डेवलप्ड इन एंशियंट ग्रीस टू ट्रेन सोल्जर्स इन। रेसलिंग जो है या फिर जो कुश्ती है इसको एंशियंट ग्रीस में डेवलप किया गया था और इसको डेवलप किया गया था ताकि सोल्जर्स को किसी चीज़ में ट्रेन किया जा सके। वो चीज़ क्या है ये पूछा गया है। तो रेसलिंग वॉज डेवलप्ड इन एंशियंट ग्रीस टू ट्रेन सोल्जर्स इन हैंड टू हैंड कॉम्बैट, मिलिट्री एक्सरसाइजेस, बोथ या फिर नन। तो इसका जो सही जवाब बनता है वो बनता है बोथ, कि भाई हैंड टू हैंड कॉम्बैट भी होगा और आपकी मिलिट्री एक्सरसाइज भी होगी। देखिए होता क्या है कि फ़ौज में अब जब आप होते हो तो आपको अपनी फिजिकल फिटनेस एकदम बढ़िया अच्छे से बना के रखना ज़रूरी होती है। चाहे एंशियंट टाइम की बात हो चाहे आज की बात हो, फौजी रहेगा, उसको अपनी फिजिकल फिटनेस हमेशा ठीक रखना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फिर वो अच्छे से अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म नहीं कर सकता। फिजिकल फिटनेस अच्छी रखने के लिए ज़रूरी है कि आपको भाई लगातार जो है एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, लगातार जो है आपने दौड़ना भागना है, पुशअप्स पुलअप्स और बाकी सारी चीज़ें जो हैं आपकी जो भी अलग से दूसरी एक्सरसाइजेज वगैरह होती हैं, वेट ट्रेनिंग, वजन लेके चलना, सब करना होगा। परेशानी यह है कि आप जब रेगुलर ये सारी चीज़ों को करना शुरू करते हो तो एक दिन एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद में मोनोटोनिसिटी जो है वो डेवलप होने लगती है, एक फटीग डेवलप होना शुरू होता है, फिर इंसान का मन नहीं होता, बोरियत होती है, काफ़ी सारी चीज़ें। तो ऐसी परिस्थिति में एक फ़ौजी को, एक सोल्जर को जो है मिलिट्री एक्सरसाइजेज भी करवाई जाती रहें, वो बोर भी ना हो, इसके लिए किया ये जाता है कि अलग अलग तरीके के जो हैं गेम्स या एक्सरसाइजेज या इवेंट्स वगैरह करवाए जाते हैं ताकि रोज रोज एक जैसा जो है आपका रूटीन ना बन जाए और उसके चलते फिर बोरियत ना हो और उसके चलते फिर ये ना हो कि आप अपना एफिशिएंसी वगैरह पूरी दे ही नहीं रहे हो उस चीज़ के लिए। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए करवाया ये जाता है, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अलग अलग तरीके की आपकी एक्सरसाइजेस वगैरह करवाई जाती हैं। उसी लॉजिक पर आपके जो सिपाही वगैरह एंशिएंट ग्रीस में रहे होंगे उनकी भी रेगुलर आपकी मिलिट्री एक्सरसाइजेज होती रहे और हैंड टू हैंड कॉम्बैट, क्योंकि उस वक्त तो आपकी गन्स और ये सारी चीज़ें होती नहीं थी, तो लड़ाई वगैरह जो भी हो रही है अगर उसमें ऐसी नौबत आती है
है कि आपको हाथों से लड़ना पड़ रहा है, तो उसकी भी आपकी ट्रेनिंग वगैरह अच्छी होती रहे, इसके लिए कुश्ती को डेवलप किया गया था। एंड इसलिए इस सवाल का जो सही जवाब बनता है कि रेसलिंग जो है एंशिएंट ग्रीस में डेवलप की गई थी सिपाहियों को किस चीज़ में ट्रेन करने के लिए, हैंड टू हैंड कॉम्बैट की भी आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी, मिलिट्री एक्सरसाइजेस भी आपकी होती रहेंगी, और आप बोर भी नहीं होगे और आप जो है फिट एंड फाइन भी रहोगे। तो सारी की सारी जो आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं इस पर्टिकुलर गेम से या इस पर्टिकुलर चीज़ से, इस विधा से पूरी हो रही हैं, इसलिए इसको डेवलप किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज बोथ। हैंड टू हैंड कॉम्बैट और मिलिट्री एक्सरसाइज दोनों जो है आपकी होती रहे, इसको इंश्योर करने के लिए सिपाहियों की रेसलिंग को एंशिएंट ग्रीस में डेवलप किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। फर्स्ट नेशनल रेसलिंग टूर्नामेंट वाज होस्टेड इन विच सिटी। अब आपका जो पहला नेशनल रेसलिंग टूर्नामेंट है वो इनमें से कौन से शहर में जो है होस्ट किया गया था? ऑप्शंस हैं न्यूयॉर्क, लंदन, दिल्ली, पेरिस। इसका सही जवाब बनता है ऑप्शन नंबर ए, न्यूयॉर्क। आपका जो पहला नेशनल रेसलिंग टूर्नामेंट कहीं पर भी जो हुआ था दुनिया भर में, कहीं पर भी किसी देश में अगर नेशनल लेवल पर कोई रेसलिंग टूर्नामेंट करवाया गया था तो वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में हुआ था और न्यूयॉर्क में जो है इस चीज़ को करवाया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ग्रीको रोमन रेसलिंग वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन ओलंपिक्स इन विच ईयर्स। ग्रीको रोमन जो रेसलिंग करने का तरीका है, हम लोगों ने देखा था कि दो तरीके होते हैं जिससे रेसलिंग की जाती है। एक होता है आपका फ्री स्टाइल और दूसरा होता है ग्रीको रोमन। तो ये जो ग्रीको रोमन रेसलिंग का तरीका है या फिर जो ग्रीको रोमन रेसलिंग की जो स्टाइल है, ओलंपिक्स में ये किस साल में इंट्रोड्यूस हुई थी? 1904 में, 1908 में, 1912 में या 1916 में? इसका जो सही जवाब है वो बनता है ऑप्शन नंबर बी, 1908 जो है इसमें ग्रीको रोमन स्टाइल को शामिल किया गया था। 1896 में जब आपका ओलंपिक शुरू हुए थे, फिर से मॉडर्न ओलंपिक जो एथेंस में शुरू हुए थे, उसमें आपका फ्री स्टाइल जो है रेसलिंग उसको शामिल किया गया था एंड सिर्फ वही जो है उसी तरीके की रेसलिंग करवाई जाती थी 1908 से। मगर ये जो दूसरा आपकी तरीका या विधा है ग्रीको रोमन का, इसको भी शामिल किया गया। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो सही जवाब बनता है वो बनता है ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएटेड रेसलिंग स्टाइल्स, फिला, FILA, वॉज फाउंडेड इन विच ईयर। ये जो इंटरनेशनल लेवल पर आपका रेसलिंग वगैरह को हैंडल करने के लिए जो बॉडी है, जिसका लंबा थोड़ा सा नाम है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएटेड रेसलिंग स्टाइल्स, इसको किस साल में जो है स्थापित किया गया था? इसकी स्थापना किस साल में की गई थी? ऑप्शंस है 1906, 1908, 1910 एंड 1912। सही जवाब जो है वो है 1912 में जो है इस पर्टिकुलर संस्था की स्थापना की गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। फर्स्ट वर्ल्ड वुमेन रेसलिंग चैंपियनशिप वाज होस्टेड इन विच ईयर। अब महिलाओं की जो पहली आपका कुश्ती की प्रतियोगिता है वर्ल्ड लेवल पर, फर्स्ट वर्ल्ड वुमेन्स रेसलिंग चैंपियनशिप या फिर वर्ल्ड लेवल पर आपकी जो चैंपियनशिप है महिलाओं के लिए रेसलिंग में, इसको किस साल होस्ट किया गया था? अब ऑब्वियस सी बात है, पहले जो रेसलिंग है वो सिर्फ आपके पुरुष किया करते थे, बाद में फिर महिलाएं भी जो है रेसलिंग में आने लगी, तो महिला रेसलर्स भी जो होने लगी एंड अल्टीमेटली जो फिर ये महिला पहलवानों की वर्ल्ड चैंपियनशिप वगैरह जो करवाई गई सबसे पहले, वो कब करवाई गई ये पूछा जा रहा है, किस साल में? 1984, 1985, 1987, 1989। सही जवाब है 1987 में जो है इस पर्टिकुलर वर्ल्ड चैंपियनशिप को वुमेन्स की पहली बार ऑर्गेनाइज करवाया गया था। अगला आता है क्वेश्चन नंबर 6। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रेसलिंग आर देयर। कितने तरीके की जो है रेसलिंग के तरीके होते हैं, रेसलिंग की स्टाइल्स वगैरह जो है होती हैं? मैंने अभी इसका जवाब आपको थोड़ी देर पहले दे ही दिया है। 2 तरीके की रेसलिंग होती है, पहला होता है फ्री स्टाइल, दूसरी होती है ग्रीको रोमन, या फिर पहली ग्रीको रोमन है और दूसरी फ्री स्टाइल है। तो ऑप्शन जो है इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 2 स्टाइल्स होती हैं, एक होता है ग्रीको रोमन, दूसरा होता है फ्री स्टाइल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। What is the name of dress worn by wrestlers during match? जो आपके रेसलर्स होते हैं, जो पहलवानी करते हैं, ये लोग जिस ड्रेस को पहनकर मैच में आते हैं उसका भी एक स्पेसिफिक नाम है। अब अपने से ये पूछा गया है कि उसका नाम क्या है। ऑप्शंस हैं सिंगलर, डबलर, ट्रिपलर, नन ऑफ द अबव। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए, कि भाई रेसलर जिस ड्रेस को पहनकर आते हैं उसका नाम है सिंगलर। एक आपका सिंगल एक कपड़ा होता है नीचे से लेके ऊपर तक, या आपके थाइज वगैरह से लेके आपके ऊपर तक जो है वो पूरा एक ही ड्रेस होती है, इसको सिंगलर बोला जाता है। पहलवान वगैरह जो आते हैं वो ये पहनकर आते हैं। जनरली अलग अलग आपके जो दोनों पहलवान आते हैं उनको पहले बता दिया जाता है कि हमको कौन से कलर का सिंगलर पहन के आना है। तो या तो आपका पहलवान लाल कलर का सिंगलर पहनकर आता है या फिर जनरली नीले कलर का सिंगलर पहनकर आता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो सही जवाब है कि कौन सी आपने ड्रेस पहनकर आना है कुश्ती के वक्त में, तो उसका जवाब है सिंगलर। क्वेश्चन नंबर 7 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर है। अगला क्वेश्चन नंबर 8। व्हाट इज द डायमीटर ऑफ सेंट्रल सर्कल ऑफ द रेसलिंग एरिना। अब हम लोगों ने रेसलिंग एरिना का पूरा जो मैप है या जो पूरा आप कह सकते हैं, हमने फोटोग्राफ वगैरह देखा था, तो हमने देखा था इस तरीके से आपका एक सेंट्रल सर्कल होता है, उसके चारों तरफ फिर आपका जो है एक पर्टिकुलर एरिया होता है
है जिसके अंदर अंदर जो है आपको कुश्ती वगैरह करनी होती है वगैरह वगैरह। तो जो सबसे बीच का सेंट्रल सर्कल होता है उसका डायमीटर जो है कितना रखा जाता है रेसलिंग अरीना में, हमको ये बताना है। ऑप्शन है 100 सेंटीमीटर, 500 सेंटीमीटर, 1 मीटर या फिर 2 मीटर। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही जवाब है वो बनता है ऑप्शन नंबर सी, 1 मीटर जो है सेंट्रल सर्कल का डायमीटर रखा जाता है रेसलिंग अरीना में। क्वेश्चन नंबर 8 का सही जवाब क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन नंबर 9, एरिया आउटसाइड ऑरेंज सर्कल इज कॉल्ड। आपका जो ऑरेंज सर्कल का एरिया होता है, ऑरेंज कलर का जो आपका सर्कल है जो आपके रेसलिंग एरिना में, उसके बाहर का जो एरिया है उसको क्या बोला जाता है? ऑप्शंस हैं डिफ्लेक्शन एरिया, पैसिविटी जोन, प्रोटेक्शन एरिया या एक्टिविटी जोन। इसका जो सही जवाब है उसको बोलते हैं प्रोटेक्शन एरिया, कि आपका जो ऑरेंज सर्कल है उसके बाहर का जो एरिया है वो सारा का सारा प्रोटेक्शन एरिया कहलाता है। चलें अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, what is the name of the region / area covered by orange color ring on the wrestling mat? रेसलिंग मैट के ऊपर जो ऑरेंज कलर की आपकी रिंग है उससे जितना एरिया या फिर जितना रीजन कवर होता है उसका क्या नाम है, उसको किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शंस हैं डिफ्लेक्शन एरिया, पैसिविटी जोन, प्रोटेक्शन एरिया या फिर एक्टिविटी जोन। इसका जो सही जवाब बनता है वो बनता है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज पैसिविटी जोन। वो रीजन या फिर वो क्षेत्र जो ऑरेंज कलर की रिंग का जो आपका इलाका है उसमें कन्फाइंड है उसको बोला जाता है पैसिविटी जोन। क्वेश्चन नंबर 10 का जो सही जवाब है वो हो गया ऑप्शन नंबर बी। चले आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। इसमें पूछा गया है इन रेसलिंग मार्शल आर्ट टैक्टिक्स आर अलाउड, फॉरबिडन, अलाउड इन फ्री स्टाइल, अलाउड इन ग्रीको रोमन। समझ लेते हैं सवाल को। मार्शल आर्ट टैक्टिक्स का मतलब क्या है? मार्शल आर्ट टैक्टिक्स में आप चाहे आपका जूडो आ जाए, चाहे आपका कराटे आ जाए, जू जित्सु आ जाए, कलरई पिट्टू करके एक आपकी मार्शल आर्ट टैक्टिक्स होती है साउथ इंडिया की, वो आ जाए, एक आपका कार्व मागा करके एक आपकी मार्शल आर्ट की टैक्टिक्स होती हैं, या इसके अलावा और भी जो अलग अलग आपकी मार्शल आर्ट्स की विधाएं हैं ये सारी की सारी आ जाए। इसमें जनरली किया जाता है मार्शल आर्ट्स की टेक्निक्स की मदद से या तो आप अपने आप को डिफेंड करते हो या फिर आप किसी के ऊपर अटैक करते हो अपने शरीर का इस्तेमाल करके, ठीक है जी। एंड इसमें जनरली आप कोई भी दाव पेच अगर लगाओगे, मार्शल आर्ट की जो भी टेक्निक आप इस्तेमाल कर रहे हो, कलरई पट्टू जो आपका केरला में इस्तेमाल होती है वो इस्तेमाल कर लो, या इजराइल में इस्तेमाल होने वाली कार्व मागा कर लो, या जापान के जूडो कराटे इस्तेमाल कर लो। अल्टीमेटली आपने अटैक या डिफेंस करना है और उसके लिए इस्तेमाल आप किसका करने वाले, उसमें आप या तो किसी को पुश करोगे अटैक करने में या डिफेंस करने में, या फिर आप किसी को पुल करोगे या किसी और तरीके से अपने हाथ या पैर की मदद से उसके बॉडी पार्ट के ऊपर कोई ऐसा दाव लगाओगे कि जिससे उसको चोट पहुंचाई जा सके। इस तरीके की चीज़ें जो है अल्टीमेटली मार्शल आर्ट्स में की जाती हैं। सवाल ये पूछा गया है कि मार्शल आर्ट्स की जो ये टेक्निक्स हैं जिसमें पुशिंग, पुलिंग, ये सारी की सारी चीज़ें आती हैं, रेसलिंग में क्या ये अलाउड हैं या फिर ये अलाउड नहीं है? क्या ये फ्री स्टाइल में अलाउड है या फिर क्या ये ग्रीको रोमन में अलाउड है? तो देखिए जवाब यह है कि मार्शल आर्ट की टैक्टिक्स वगैरह चाहे वो डिफेंस के लिए इस्तेमाल हो चाहे वो अटैक के लिए इस्तेमाल हो, कहीं ना कहीं उनका ऑब्जेक्टिव होता है चोट पहुंचाना सामने वाले को। और हालांकि अब ये भी जूडो हो गया तो वो भी बेसिकली एक मार्शल आर्ट की टैक्टिक्स है और उसमें कई ऐसे दाव पेच वगैरह जो हैं वो फॉरबिडन है जिससे सामने वाले को चोट लग सकती है। मगर फिर भी अगर आप मेन ऑब्जेक्टिव की बात करें तो मार्शल आर्ट बेसिकली यही होता है, हथियारों के बिना अपने शरीर की मदद से कैसे आप आत्मरक्षा कर सकते हैं या फिर किसी के ऊपर हमला कर सकते हैं और उसको एक अच्छी खासी जो है चोट पहुंचा सकते हैं, या इनफैक्ट कई बार प्राणघातक जो है आप उसको चोट पहुंचा सकते हैं। उसके लिए इस्तेमाल की जाने वाली विधाएं जो हैं वो सब की सब मार्शल आर्ट्स में आती हैं। अब कुश्ती में अगर आप ये सारी चीज़ें अलाउ कर दोगे तो फिर तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, तो उससे सामने वाले को सीरियस चोट लग सकती है। तो खुद अगर हम लोग लॉजिकली सोचें कि कुश्ती के जब अपने खुद के दाव पेच हैं, कुश्ती में अपने खुद के जो हैं अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस, अपने खुद के दाव पेच हैं, तो आखिर उसमें मार्शल आर्ट की टैक्टिक्स को क्यों अलाउ किया जाएगा? एक सेंस नहीं बनता ना इस बात का। तो बेसिकली जो सवाल है कि रेसलिंग जिसमें आपका जो रेसलिंग या फिर कुश्ती है, क्या इसमें मार्शल आर्ट टैक्टिक्स अलाउड हैं? जवाब है बिल्कुल अलाउड नहीं है। और किसी भी तरीके की जो विधा है, चाहे फ्री स्टाइल हो चाहे आपकी ग्रीको रोमन हो, किसी भी तरीके की जो स्टाइल है उसमें ये अलाउड नहीं है। ऑल टुगेदर टोटली जो है मार्शल आर्ट की टेक्निक्स वगैरह फॉरबिडन है। अगर आप ये करते हैं, अगर इस तरीके की चीज़ें करेंगे तो उसको सीवियर पेनल्टी माना जाएगा और आपको हो सकता है डिस्क्वालीफाई भी कर दिया जाए। तो इस बात को याद रखना है, रेसलिंग के मुकाबलों में मार्शल आर्ट की टैक्टिक्स बिल्कुल अलाउड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 का जो सही जवाब है वो बनता है ऑप्शन नंबर बी, कि रेसलिंग इन रेसलिंग मार्शल आर्ट टैक्टिक्स आर फॉरबिडन। चलें क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं।
टू पिन एन अपोनेंट फॉर हाउ मेनी सेकेंड्स हिज शोल्डर मस्ट टच द मैट। अगर आपको एक अपोनेंट को पिन करना है, यानी कि अगर आपको एक अपोनेंट को अगर चित करना है, तो फिर उसके लिए उसके जो दोनों शोल्डर्स हैं, उसके जो दोनों कंधे हैं, कितनी देर तक मैट को टच करने चाहिए, सवाल ये पूछा गया है। अब आपके और एक प्रतिद्वंदी के बीच में मुकाबला चल रहा है कुश्ती का। अब दोनों की कोशिश यह है कि मैच को जीता जाए। जीतने के लिए सबसे बढ़िया तरीका यह है कि दोनों में से कोई एक पहलवान दूसरे को चित कर दे। जैसे ही आप किसी को चित करोगे आप मैच जीत जाओगे। तो पॉइंट यह है कि अब अगर आपको किसी को चित करना है, किसी को जो है अगर आपको पिन करना है, तो उसके लिए जरूरी ये होता है कि उसको शोल्डर्स के बल गिराया जाए और उसके शोल्डर्स वगैरह जो है मैट पर टच करें, या फिर उसको इस तरह से गिराया जाए कि उसके जो दोनों जो शोल्डर्स वगैरह हैं वो मैट को टच कर जाएं। कितने सेकंड के लिए टच कर जाएंगे तो उसको जो है चित माना जाएगा या पिन माना जाएगा, सवाल यह पूछा गया। तो जवाब यह है कि अगर आपको किसी अपने अपोनेंट को पिन करना है, हिंदी में बोलते हैं चित करना है, तो उसके लिए कम से कम 2 सेकंड्स तक जो है उसके दोनों शोल्डर्स वगैरह को मैट से टच होना जरूरी है। अगर 2 सेकंड तक जो है उसके दोनों शोल्डर्स अगर मैट से टच हो जाते हैं तो फिर उस कंडीशन में उसको चित माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 का इसलिए जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलें अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला गया है या पूछा गया है, हाउ मैनी पॉइंट्स आर अलॉटेड फॉर अ टेक डाउन। जब आपका एक प्लेयर जो है दूसरे को जब गिरा देता है और टेक डाउन की पोजीशन आ जाती है, तो उसके लिए आपके प्लेयर को कितने पॉइंट मिलते हैं। पहले तो ये समझ लेते हैं कि टेक डाउन होता क्या है। एक चीज़ तो ये होती है कि आप अपने प्लेयर को जो आप अपने अपोनेंट को जो है चित कर दो या फिर पिन कर दो। पिन करने के लिए उसको उसके पीठ के बल गिराना होता है और शोल्डर्स कम से कम 2 सेकंड तक टच करें। अगर वो मैट पर है तो तब आप ये माना जाएगा कि भाई आपने चित कर दिया या फिर पिन कर दिया है। मगर अगर लेट से आपने उसको गिराने की कोशिश करी और आप उसके दोनों कंधों को जो है नहीं टिका पाए मैट से, या फिर 2 सेकंड तक नहीं टिका पाए, सामने वाला भी संघर्ष करेगा, ऐसा थोड़ी ना है कि सरेंडर कर देगा ऑल टुगेदर। तो वो भी अपना संघर्ष कर रहा है, मगर और आप जो है उसे पिन नहीं कर पाए, लेट से वो अपने पेट के बल या सीने के बल जो है मैट के ऊपर है, या फिर उसके कंधे वगैरह उठे हुए हैं, जो भी है। मगर अगर आपने एक ऐसा दाव लगा रखा है जिससे कि समझ में आ रहा है कि भले ही आपने उसे पिन नहीं किया है, भले ही आपने उसे चित नहीं किया है, मगर उसके बाद में भी आप उसे आप कंट्रोलिंग पोजीशन में हैं, आप एक दाव लगाकर उसके ऊपर जो है हावी हुए हैं और वो मैट के ऊपर पड़ा हुआ है आपका अपोनेंट, तो ऐसी कंडीशन में ये बोला जाता है कि आपने उसको टेक डाउन कर लिया। अब जब आप किसी प्लेयर को टेक डाउन कर लेते हैं, अपने अपोनेंट को टेक डाउन जब कर लेते हैं, तो उसके लिए फिर आपको कितने पॉइंट्स अलॉट होते हैं, अब ये पूछा गया। तो और ऑप्शन हैं कि 1 पॉइंट होता है, 2 पॉइंट होते हैं, 3 पॉइंट या 4 पॉइंट। तो इसका जो सही जवाब है वो है कि आपको 2 पॉइंट जो है टेक डाउन के लिए मिलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 पॉइंट्स अलॉट किए जाते हैं। अगला आता है क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ दीज इज अ टेक्निकल वायलेशन। इनमें से कौन सा जो है उसको टेक्निकल वायलेशन माना जाता है। ऑप्शंस हैं लॉकिंग हैंड्स, ग्रैबिंग क्लोथ्स, गोइंग ऑफ द मैट, ऑल ऑफ द अबव। तो इनमें से टेक्निकल वायलेशन किस किस को माना जाता है। अगर आपने अपने दोनों हैंड्स को लॉक कर लिया है तो वो भी एक टेक्निकल वायलेशन है। अगर आपने अपने अपोनेंट का जो सिंगलेट या फिर जो कपड़ा उसने पहन रखा है उसको पकड़ के खींचने की कोशिश करी है तो वो भी एक टेक्निकल वायलेशन है। अगर आप मैट से दूर निकल गए हैं जहां पे आपको रेसलिंग करनी है, उसके बाहर आप चले गए हैं, तो वो भी एक टेक्निकल वायलेशन माना जाता है। तो ये तीनों के तीनों जो है आपके टेक्निकल वायलेशन माने जाते हैं, इसलिए जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव आर कंसिडर्ड इनटू द कैटेगरी ऑफ टेक्निकल वायलेशन। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, 1 पॉइंट इज अवॉर्डेड टू एन ओपोनेंट ऑन पेनलाइजिंग अ रेसलर फॉर हाउ मेनी टाइम्स। यानी कि ये कि अगर आपके लेट से आपके और मेरे बीच में एक मैच चल रहा है रेसलिंग का, अब अगर मैंने कुछ फॉल्ट वगैरह किया, मेरे से कुछ फाउल वगैरह हुआ और आपका जो रेफरी है उसने मतलब बाकायदा पिन पॉइंट कर दिया, या फिर रेफरी जो है उसने मार्क कर दिया कि भाई यहाँ पर आपसे ये फॉल्ट हुआ है या फिर यहाँ पर जो है आपसे गलती हुई है, तो और मुझे पेनलाइज किया गया, मुझ पर पेनल्टी लगाई गई, तो उसके लिए फिर आपको जो है मेरा जो अपोनेंट है उसको 1 पॉइंट मिलता है। तो सवाल ये पूछा गया है कि अगर एक अपोनेंट जो है या फिर एक जो आपका रेसलर है उससे कुछ फॉल्ट हो रहा है, उससे कुछ गलती हो रही है, तो उसके चलते उसको पेनलाइज किया जाएगा। उसको पेनलाइज किया गया, इसका मतलब उसका जो अपोनेंट है उसको फिर 1 पॉइंट मिलेगा। ये कितनी बार दिया जाता है, क्योंकि एक पर्टिकुलर लिमिट तक ही जो है आपकी गलती, अगर आपका फॉल्ट हो रहा है तो उसको टॉलरेट किया जाएगा, उसके बाद तो आपको डिस्क्वालीफाई कर देते हैं। तो सवाल ये पूछा गया है कि कितनी बार जो है 1 पॉइंट अलॉट किया जाता है आपके विरोधी को अगर आपसे गलतियां या कुछ फॉल्ट वगैरह हुई है और उस फॉल्ट वगैरह के चलते आपको पेनलाइज किया गया है। तो 2 प्लेयर्स हैं, लेट्स से प्लेयर नंबर ए हो गया, प्लेयर
प्लेयर नंबर बी हो गया, इनके बीच में कुश्ती हो रही है। प्लेयर नंबर ए जो है इससे कुछ फॉल्ट होता है, रेफरी ने एकदम सीटी मार के बता दिया कि भाई यहाँ पे आपसे ये गलती हुई है, ये फॉल्ट हुआ है और इस आपको पेनलाइज किया जाएगा। तो फिर बी वाला जो है उसको 1 पॉइंट मिल गया। फिर आपने मैच शुरू किया, लेट से ए से फिर कोई गलती हो गई तो फिर रेफरी जो है बता देगा कि यहाँ पर आपसे गलती हुई है, इसको फिर 1 पॉइंट मिल गया। तो ऐसे कितनी बार जो है एक व्यक्ति को अगर पेनलाइज किया जाएगा कुश्ती में तो उसके अपोनेंट को जो है पॉइंट्स वगैरह 1 पॉइंट जो है कितनी बार मिलता है, क्योंकि एक वक्त के बाद में आपका जो प्लेयर ए है उसको डिस्क्वालीफाई भी कर दिया जाएगा। ऑप्शंस हैं आपके 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 1 टाइम्स, 4 टाइम्स। तो इसका जो सही जवाब है वो है 2 बार तक ऐसा होता है। अगर आपका कोई प्लेयर है उसको अगर इस तरीके से आपका पेनलाइज वगैरह किया जा रहा है तो 2 बार तक जो है आपके अपोनेंट को 1-1 पॉइंट दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 का सही जवाब जो है वो ऑप्शन नंबर ए हो गया। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, विच नंबर ऑफ पेनल्टी स्लैश पेनलाइजेशन डिस्क्वालीफाइज अ रेसलर फ्रॉम बाउट, यानी कि कितने कौन से वे नंबर की आपकी पेनल्टी होगी या पेनलाइजेशन होगा जिसके चलते आपका जो रेसलर है वो बाउट से डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। सवाल समझ लेते हैं। सपोज कर लीजिए कि आपके पास में 2 प्लेयर्स हैं, इनके बीच में कुश्ती हो रही है। अब प्लेयर नंबर ए से कुछ गलती वगैरह हो गई तो फिर उसके लिए उसको पेनलाइज किया गया, उस पर पेनल्टी लगाई गई, तो आपके प्लेयर बी को 1 पॉइंट मिल गया। फिर आपके प्लेयर ए से कुछ मिस्टेक हुई तो उसके बाद में फिर आपका जो है प्लेयर बी को 1 पॉइंट मिल गया। अब ऐसा तो है नहीं कि लगातार चलता चला जाए, तो एक सर्टेन लिमिट के बाद में ऑब्वियस सी बात है एक सर्टेन नंबर होगा, अगर आपसे उतनी मिस्टेक्स हो गई हैं या फिर आप पे उतनी पेनल्टी लग गई है तो फिर आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। तो सवाल ये पूछा गया है कि वो कौन से नंबर की पेनल्टी है, वो कौन से नंबर का पेनलाइजेशन है जिसके बाद में आपका जो रेसलर है उसको बाउट से डिस्क्वालीफाई माना जाएगा। ऑप्शन हैं 2nd, 3rd, 4th, 5th। इसका जो सही जवाब है वो है 4th, यानी कि अगर आपको चौथी बार अगर एक ही बाउट में पेनलाइज किया गया, 2-2 मिनट के जो अपने 3 बाउट्स होते हैं उसमें से अगर एक बाउट में आपको चौथी बार पिन पॉइंट किया जा रहा है कि आपसे फलानी चीज़ हो रही है और भाई ये जो है वायलेशन की कैटेगरी में आती है तो आप पे पेनलाइजेशन लगाया जा रहा है। 3 बार तो चलिए आपके अपोनेंट को पॉइंट मिलेंगे, चौथी बार में ये बोला जाएगा कि बधाई हो, आप ये बाउट हार गए, आपको फिर बाउट से जो है डिस्क्वालीफाई किया जा रहा है। तो इस तरीके से आप वो बाउट आपके हाथ से निकल जाएगा। तो विच नंबर ऑफ पेनल्टी स्लैश पेनलाइजेशन डिस्क्वालीफाइज अ रेसलर फ्रॉम द बाउट, जवाब है 4th नंबर की पेनल्टी या 4th टाइम अगर आपका पेनलाइजेशन हुआ है तब आप बाउट से डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 16 सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं, इंडिया वन फर्स्ट ओलंपिक मेडल इन रेसलिंग इन विच ईयर, हिंदुस्तान ने कुश्ती में अपना पहला जो ओलंपिक मेडल था वो किस साल जीता था। ऑप्शंस हैं 1948, 1952, 1960 एंड 1984। इसका जो सही जवाब है क्वेश्चन नंबर 17 का वो है ऑप्शन नंबर बी, 1952 में उन्होंने अपना पहला ओलंपिक मेडल जीता था। अगला आता है क्वेश्चन नंबर 18, सीनियर्स हैव हाउ मेनी कैटेगरीज, कुश्ती में आपके जो सीनियर्स हैं इनकी कितनी कैटेगरीज होती हैं। मतलब जैसे जूनियर लेवल पर आपकी कुछ कैटेगरीज होती हैं, महिलाओं की अपनी कुछ कैटेगरीज होती हैं, उसी तरीके से सीनियर लेवल पर भी जो है कुश्ती में अपनी कुछ कैटेगरीज बनाई गई हैं, तो वो हमको बताना है कि कितनी कैटेगरीज होती हैं। ऑप्शंस हैं 2, 3, 4 एंड 1। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए, सीनियर्स की 2 कैटेगरीज होती हैं। एक होती है अंडर 23, अंडर 23 में अगर आप 19 साल से 23 साल के बीच में हैं तब आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और दूसरी होती है अबो 20। अबो 20 में फिर आपकी अगर उम्र 20 साल से ज़्यादा है, फिर वो 21 हो, 22 हो, 23 हो, 24 हो, डजंट मैटर, फिर आप कितनी भी उम्र हो फिर आपको जो है आप उसमें जो है पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब ये तो खैर उम्र की बात हुई, इसके अलावा फिर आपकी वजन की अलग अलग कैटेगरीज होती हैं। लेट से आप 27 साल के हैं मगर वजन आपका अगर 70 किलो है तो फिर 70 से 75 या फिर आप अगर 65 to 75 जो भी उनकी कैटेगरी बनी होती है उस कैटेगरी के पहलवान के साथ में आपको लड़वाएंगे। उम्र का फिर कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसकी उम्र कितनी है और आपकी उम्र कितनी है। एक बार अगर आप ये या तो इस कैटेगरी में हो तब इस कैटेगरी में जो आपकी अलग अलग वेट कैटेगरीज बनती हैं उसके पहलवानों की उम्र भी उतनी रहेगी जो इस पर्टिकुलर एज ग्रुप में है। मगर अगर आप इस कैटेगरी से कंपीट कर रहे हैं अबो 20 वाला तो फिर उसमें उम्र का फिर कोई मतलब नहीं रह जाता, फिर आप वेट कैटेगरी से जो है पार्टिसिपेट करते हैं। दोनों पहलवान 20 साल से ज़्यादा के होंगे इतना तय है, मगर उसके बाद में फिर वजन के हिसाब से जो है डिसाइड होता है। फिर चाहे एक पहलवान 21 साल का हो, एक पहलवान 41 साल का हो, डजंट मैटर। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 2। सीनियर्स में एज के पॉइंट ऑफ व्यू से 2 कैटेगरीज होती हैं, अंडर 23 और अबो 20 ईयर्स। एंड बाकी वेट की तो खैर अलग अलग कैटेगरीज बहुत सारी होती हैं, वो हम लोगों ने देख रखा है। अगला आता है क्वेश्चन नंबर 19, ग्रीको रोमन रेसलिंग फॉरवर्ड्स होल्डिंग विच पार्ट ऑफ द बॉडी। ग्रीको रोमन जो रेसलिंग का तरीका होता है, जो ग्रीको रोमन स्टाइल है रेसलिंग की, इसमें शरीर के कौन से हिस्से को आप हाथ नहीं लगा सकते, शरीर के कौन से हिस्से पे दांव नहीं लगाया जा सकता, शरीर के कौन से हिस्से को पकड़ा नहीं जा सकता। ऑप्शंस हैं हैंड्स, शोल्डर्स, फिंगर्स, लेग्स। तो ग्रीको रोमन और फ्री स्टाइल में जो फंडामेंटल डिफरेंस है वो यही है कि भाई
ग्रीको रोमन में आप कमर के नीचे का जो पोर्शन है उस पर दाव नहीं लगा सकते। फ्री स्टाइल में आप चाहे कमर के नीचे के पोर्शन पे दाव लगाओ, चाहे कमर के पोर्शन के ऊपर दाव लगाओ, डजंट मैटर, आप शरीर के किसी भी हिस्से पे दाव लगा सकते हो। ग्रीको रोमन में आप कमर के नीचे दाव नहीं लगा सकते, इसका मतलब आप थाइस पे हाथ नहीं रख सकते, थाइस वगैरह को नहीं पकड़ सकते, थाइस पे आप दाव नहीं लगा सकते। आप जो आपके पैर का जो पिंडली का इलाका आता है उस पर आप दाव नहीं लगा सकते, आपका जो पैर का पंजा होता है उस पर आप दाव नहीं लगा सकते। तो ग्रीको रोमन में क्योंकि आपकी कमर के नीचे दाव नहीं लगाया जा सकता, कमर के ऊपर लगाया जा सकता है तो हाथों के ऊपर तो लगाया जा सकता है, शोल्डर्स पे लगाया जा सकता है, उंगलियों पे लगाया जा सकता है, तो ये अपने सही आंसर नहीं हो सकते, पैरों पे नहीं लगाया जा सकता। ग्रीको रोमन कौन से पार्ट को फॉरवर्ड करता है? कमर के नीचे, और यहाँ पे आपके आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा? लेग्स वगैरह। क्वेश्चन नंबर 19 का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी। चले अगला क्वेश्चन देखते हैं। Which type of wrestling was included in first Olympic Games of 1896? 1896 की में जो आपका पहला ओलंपिक्स हुआ था मॉडर्न ओलंपिक्स में एथेंस में, इसमें किस तरीके की रेसलिंग जो है उसको इंक्लूड किया गया था? या फिर यूं बोलूंगे जो पहले ओलंपिक गेम्स हुए थे उसमें जो कुश्ती करवाई गई थी तो उसमें कौन सी टाइप की कुश्ती जो है उसको शामिल किया गया था इवेंट के तौर पर? ऑप्शन है फ्री स्टाइल, ग्रीको रोमन, बोथ, नन। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए, फ्री स्टाइल। सबसे पहले सिर्फ कुश्ती का फ्री स्टाइल के जो है वो मुकाबले हुआ करते थे जिसमें पूरे शरीर के किसी भी हिस्से पे आप दाव लगाने के लिए आजाद हैं। उसके बाद 1908 से ग्रीको रोमन को भी शामिल किया गया। बाद में पहले उसके बाद भी ये सिर्फ मुकाबले जो हैं पुरुषों के लिए हुआ करते थे, बाद में फिर आपने महिलाओं को शामिल किया और उसके बाद में फिर ये अब आज की तारीख में जेंडर न्यूट्रल है। दोनों जो आपके जेंडर्स जो है वो अलग आपकी दोनों कैटेगरीज में पार्टिसिपेट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए, फ्री स्टाइल। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। वुमेन्स रेसलिंग वाज अलाउड इन ओलंपिक्स इन विच ईयर? महिलाओं को जो है ओलंपिक्स में आपने रेसलिंग कौन से साल से अलाउ करी है? ऑप्शंस हैं 2008, 2004, 2000, 2020। इसका सही जवाब है 2004 के जो आपके ओलंपिक्स वगैरह हुए थे, और कोइंसिडेंटली ये भी आपके एथेंस में ही हुए थे जहाँ पे आपके पहले ओलंपिक्स करवाए गए थे। वहाँ पर जो हैं आपने महिलाओं को फिर रेसलिंग वगैरह अलाउ की थी, उसके बाद तब से जो है महिलाएं भी रेसलिंग वगैरह में शामिल होने लगी हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। विच कैरेक्टर ऑफ महाभारत वॉज कंसिडर्ड टू बी द ग्रेटेस्ट रेसलर ऑफ हिज टाइम? इनमें से महाभारत का कौन सा कैरेक्टर जो है उसको उनके वक्त का सबसे ग्रेटेस्ट रेसलर माना जाता था? महाभारत में इनका जिक्र आया है, कुश्ती का भी जिक्र आया है, एंड ये बोला गया है कि भाई ये लोग जो थे पर्टिकुलर कैरेक्टर्स कुश्ती में काफ़ी अच्छे पहलवान माने जाते थे, बट सबसे जो बेस्ट उस टाइम का या महाभारत का जो कैरेक्टर था रेसलिंग में वो ये था। तो वो कौन था अपने को ये बताना है। ऑप्शंस हैं भीम, अर्जुन, नकुल, युधिष्ठिर। तो अर्जुन तो खैर धनुधर थे, ये तो ऑप्शन आप वैसे भी काट सकते हैं, वो तो आपके आर्चर थे, धनुष वगैरह चलाते थे, तो ऑप्शन बी तो वैसे भी नहीं है। भीम, नकुल, युधिष्ठिर। इसका जो सही जवाब है क्वेश्चन नंबर 22 का वो है ऑप्शन नंबर ए, भीम। भीम जो है उनको आपका ग्रेटेस्ट रेसलर माना गया है उनके वक्त का, या फिर ऑल टाइम में भी आप कंसिडर कर सकते हैं वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रेसलर। तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन नंबर 23। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया वाज फाउंडेड इन विच ईयर? रेसलिंग फेडरेशन जो है हिंदुस्तान का वो कौन से साल में फाउंड किया गया था? कौन से साल में आपने रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना करी थी? क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया। ऑप्शंस है 1965, 1967, 1970 एंड 1980। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी, 1967 में जो है रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। अगला है क्वेश्चन नंबर 24। फर्स्ट वुमेन रेसलर ऑफ इंडिया टू विन एन ओलंपिक मेडल? पहली महिला वुमेन रेसलर जो थी आपकी इंडिया की जिन्होंने ओलंपिक मेडल जीता था उनके बारे में पूछा गया। ऑप्शंस हैं साक्षी मलिक, विनेश फोगट, गीता फोगट, बबीता फोगट। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए, साक्षी मलिक जो है वो पहली महिला रेसलर हैं जिन्होंने ओलंपिक्स में हमारे लिए मेडल, हिंदुस्तान के लिए मेडल जीता है। क्वेश्चन नंबर 24 का सही जवाब जो है ऑप्शन नंबर ए है। अगला आता है क्वेश्चन नंबर 25। नंबर ऑफ बाउट्स इन अ रेसलिंग मैच आर? एक रेसलिंग मैच में जो नंबर ऑफ बाउट्स होते हैं, यानी कि जो आपकी कुश्ती पहलवानी करवाई जाती है उसके जो राउंड्स होते हैं वो कितने होते हैं ये पूछा गया है। उनको बाउट्स बोला जाता है। एक आपका मैच है उसमें 2 राउंड होंगे, 3 राउंड होंगे, 4 होंगे, 5 होंगे, तो जितने भी राउंड्स होते हैं उसको बाउट्स बोला जाता है। अब पूछा ये गया है कि एक रेसलिंग मैच में कितने राउंड्स होते हैं या फिर एक रेसलिंग मैच में कितने बाउट्स होते हैं। ऑप्शंस हैं 2, 3, 4 और 1। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी, कि भैया 3 बाउट्स करवाए जाते हैं 2-2 मिनट के, कुल मिला के 6 मिनट का मुकाबला होता है और इसमें जो है आपको अपने अपोनेंट को चित करना होता है और जीतना होता है। बाकी और भी फिर उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस और टेक्निकल चीजें वो सारी हम लोगों ने देख रखी हैं। चलें आगे बढ़ते हैं।
सो विद दिस वी कम टू एंड ऑफ टुडेज सेशन। आज का जो अपना सेशन था इसमें अपन लोगों ने अपनी क्लास 11th हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन की एनसीईआरटी की जो स्टैंडर्ड किताब है उसके चैप्टर नंबर 4 इंडिविजुअल गेम्स के लास्ट गेम रेसलिंग के ऊपर जो भी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी थी उसके ऊपर एमसीक्यूज़ की एक टेस्ट बैटरी लगाई है। 25 एमसीक्यूज़ हम लोगों ने उसके ऊपर सॉल्व किए हैं। अब यहाँ पर वो बच्चे जिन्होंने सारे लेक्चर्स वगैरह देखे थे उनके लिए ख़ास तौर पे जिन्होंने सारा सब कुछ पढ़कर जो है सेशन को अटेंड किया था, अगर आपके 25 में से कम 15 या 17 या 18 सवाल से अगर कम सही हो रहे हैं तो फिर अभी थोड़ा सा आपको और गुंजाइश है, थोड़ा और मेहनत करने की ज़रूरत है, थोड़ा और पढ़ने की ज़रूरत है, थोड़ा और रिवीजन की ज़रूरत है। वो बच्चे जो इससे ज़्यादा जो है सॉल्व कर पा रहे हैं उनके लिए ठीक है, आप अपनी प्रिपरेशन ठीक रास्ते पर और ठीक मोमेंटम पे कर रहे हैं, इसी तरह से इसको कंटिन्यू करें। वो बच्चे जिन्होंने लेक्चर्स वगैरह नहीं देखे थे वो डायरेक्टली आप जो है इस सेशन को देख रहे हैं या फिर आधे अधूरे लेक्चर्स देखकर इस सेशन को देख रहे हैं, आपसे भी मैं यही बोलूँगा कि जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो आपको समझ में आई गई होगी कि इस चैप्टर में हम लोगों ने या फिर इस पर्टिकुलर टॉपिक में हम लोगों ने क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा है। तो इसके बाद जाके फिर से पूरे लेक्चर्स को देखें, ख़त्म करें और उसके बाद में इस सेशन को अटेंड करें तो आपको इसका ज़्यादा फ़ायदा या ज़्यादा बेनिफिट वगैरह मिलेगा। तो इसी नोट पे आज का जो सेशन है इसको हम लोग समाप्त करते हैं। अब ख़त्म करने के पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, जैसा कि मैंने सेशन की शुरुआत में कहा था कि मैग्नेट ब्रेन्स पर सारा का सारा क्वालिटी एजुकेशनल कंटेंट एक्सक्लूसिवली 100% फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों तक लेकर आया जाता है। अगला सवाल अब जो उठेगा वो ये है कि ये सारा का सारा जो कंटेंट है आप एक्सेस कैसे कर सकते हैं। इसका जवाब यह है कि इसको 3 तरह से एक्सेस किया जा सकता है। पहला तो आप इसको हमारे यूट्यूब चैनल्स पर जाकर देख सकते हैं, दूसरा आप इसे मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पर जाकर एक्सेस कर सकते हैं और तीसरा आप ये सारा का सारा कंटेंट हमारा ऐप डाउनलोड कर उस पर भी जो है एक्सेस कर सकते हैं। तो इनमें से जो भी माध्यम या जो भी मोड आपको अच्छा लगे आप उसकी मदद से जो है इस सारे के सारे कंटेंट को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है जी। अब ये कंटेंट आप चाहें तो अपने मोबाइल फ़ोन पर देख लें, चाहें तो आप इसको अपने टैबलेट पर देख लें, चाहें तो आप इसको अपने पीसी पर देख लें, ये हर जगह चल जाएगा। हैविंग सेड दैट, अब हमें यहाँ पर आपको जो कंटेंट वगैरह अवेलेबल करवाया जाता है किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक सीबीएसई इंग्लिश मीडियम प्लस हिंदी मीडियम में आपको सारा कंटेंट यहाँ अवेलेबल है। इसी के साथ साथ आपको यूपी बिहार बोर्ड और दूसरे जो बोर्ड्स वगैरह हैं उसका भी कंटेंट यहाँ मिलता है। इसके अलावा अगर आप एनटीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ओलंपियाड की तैयारी कर रहे हैं, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं या फिर नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी भी एग्जामिनेशन की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसका भी कंटेंट यहाँ पर आपको एक्सक्लूसिवली फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवाया जाता है। तो ये भी सारा कंटेंट आपको यहाँ पे मिलेगा। अगर आप अपनी इंग्लिश सुधारना चाहते हैं तो स्पोकन इंग्लिश के भी कोर्सेज यहाँ मौजूद हैं और अगर आप सरकारी नौकरी के लिए परीक्षाओं की तैयारियां कर रहे हैं तो बैंकिंग, इंश्योरेंस, आरआरबी, एसएससी, यूपीएससी, जैब, कैब एंड फर्दर जो दूसरे एग्जामिनेशन होते हैं उन सब की प्रिपरेशन भी आपको यहाँ पर करवाई जाती है। तो डजेंट मैटर आप स्कूल में हैं, डजेंट मैटर आप कॉलेज में हैं, डजेंट मैटर आप ग्रेजुएट हो गए हैं एंड एग्जामिनेशन आप अपने जॉब वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जॉब सीकर हैं, आपको सारा का सारा कंटेंट जो है मैग्नेट ब्रेन्स पर मिलता है। मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए एक वन स्टॉप सोल्यूशन की तरह है। तो इसका जितना हो सके उतना ज़्यादा फ़ायदा उठाएं, जितना हो सके इससे अपना आपको बेनिफिट दें, प्लस दूसरों को भी इसके बारे में बताएं, मैग्नेट ब्रेन्स के एम्बेसडर बने और इसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार करके जो दूसरे आपको लगता है जिनको नहीं पता है मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में बट जिनको इसकी ज़रूरत है उन तक भी जो है इस वेंचर, इस मुहिम को जो है पहुंचाने का काम करें। इसके अलावा आप लोगों के मन में कोई डाउट्स वगैरह हैं तो वो भी आप हमें बता सकते हैं अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स वगैरह की मदद से। कोई नई डिमांड है, कोई आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो वो भी आप इन माध्यमों से कर सकते हैं। एंड लास्ट थिंग, अब ये बात ऑब्वियसली है कि आप लेक्चर एक बार देखोगे, 2 बार देखोगे, जब आपको रिवाइज करना है या फिर जब आपको एग्जाम के जस्ट पहले जाना है तो आप पूरा लेक्चर फिर से रिपीट नहीं कर सकते, वो ऑब्वियस सी बात है। तो इस बात को समझते हुए मैग्नेट ब्रेन्स ये सारा का सारा कंटेंट जो आप लोगों तक लेकर आता है, ये इस सारे कंटेंट को आपको बुक्स के फॉर्म में या नोट्स के फॉर्म में भी अवेलेबल कराता है। वो हार्ड कॉपी में भी मौजूद हैं और वो ई बुक्स के फॉर्म में भी मौजूद हैं। तो अगर आप उनको भी एक्सेस करना चाहते हैं तो उनके भी लिंक्स वगैरह दिए हुए हैं, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर वहाँ से इनको भी जो है एक्सेस कर सकते हैं। तो जितना हो सके इन सारे रिसोर्सेज का उतना फ़ायदा उठाएं, जितना हो सके इनसे अपने आप को एनरिच करें, जितना हो सके उतना ज़्यादा नॉलेज गेन करें और अपना एम्पावरमेंट करते चले जाएं, क्योंकि ज्ञान से बड़ा कोई सशक्तिकरण नहीं है, ज्ञान से बड़ा कोई एम्पावरमेंट नहीं है। इसी नोट पे आई वुड बी कॉलिंग इट द डे एंड कंक्लूडिंग द सेशन। अपना बहुत ध्यान रखें, खुश रहें, पॉजिटिव रहें, हंसते मुस्कुराते रहें एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जुड़े रहें मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। थैंक यू, जय